diploma that is history of alkenes. First thing is structure of alkenes. That should be with reference to first member, that is alkenes. सर आप हम लोग बात कर रहे हैं कार्य कल हमने संडे को हमने alkenes खत्म कर दिया था. That is after the pre-radical mechanism. That's why we started on this. So carbon is hybridized. तो पॉइंट स्ट्रक्चर हम डिलीट करते तो तुम्हें चाहिए लेकिन ये पॉइंट्स हैं. अल्कीन में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. अल्कीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो sp2, क्योंकि मैं इथीन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ. इथीन में दो कार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए. तो इनका शेप है ट्राइगोनल और इनका एंगल है 120. अच्छा, अब ये है अल्कीन का डिटेल स्ट्रक्चर. इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. और ये जहाँ दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है वहां एक सिग्मा है और एक पाई. तो इस बेस पर मैं गिन सकता हूँ कि इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई. इसकी डिटेल ये है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड is due to sp2 overlapping, और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड are due to sp2s overlapping. कार्बन का sp2 ऑर्बिटल होगा लेकिन हाइड्रोजन का s. और जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है is due to lateral या sideways overlapping of unhybridized p orbital. ये टोटल उसके स्ट्रक्चर दिखाने होते. अल्कीन में हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं डिस्कस है, सिर्फ एक ही रिएक्शन था व्हिच इज हेलोजेनेशन, जिसको हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किया. अल्कीन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी है और रिएक्शंस भी है. तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के तरीके. तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो जो पहला तरीका है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्स. अब फिर याद दिला दूं जो हमने कल जब रिएक्शन शुरू किए थे तो कहा था समझाने के लिए yes we do have to write the equations as well. आपको बताने के लिए मुझे तो लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको अब as such equations की प्रैक्टिस नहीं करनी है. तो इक्वेशन तो नहीं लिखनी होगा, जो भी होगा लिखा हुआ मिलेगा. You should have a concept and the most important description of reaction. मतलब अगर वो सीक्वेंस कोई बच्चा फॉलो कर रहा है, मैंने करने की कोशिश की है, तो खेल को बहुत आसान है. तो वो क्या है, नॉर्मल वे चला बस. तो ये हेडिंग आपको इक्वेशन बता रही है. डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर. डी लगा दिया तो अपोजिट हो गया रिमूवल ऑफ वाटर. किसमें से, अल्कोहल में से. क्या बनेगा, अल्कीन.
पूरी इक्वेशन तो बता दी, यही हमें याद रखनी है, यानी हमें यूं याद रखना है कि इफ यू हैव एनी अल्कोहल and you are doing the process of dehydration, removal of water, then you should have alcohol. अब जाहिर सी बात है, ऐसे बड़े बड़े तो अल्कोहल से पानी नहीं निकल जाएगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा हमें, तो हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, and that dehydrating agent is concentrated H2SO4, हमें heating is required as well. तो अब ये डिस्क्रिप्शन याद हो, in the presence of concentrated sulfuric acid when alcohols are heated they gives alkene and water. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए इसकी थोड़ी सी और बात होनी चाहिए। तमाम अल्कोहल्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होते हैं। तो अब अगर कोई कहे मिथनॉल की डिहाइड्रेशन, तो वो तो हो ही नहीं सकती, और ना ही उससे कोई अल्कीन बनेगा। तो जरूरी है कि आप ऐसा अल्कोहल यूज करें जिसमें कम से कम 2 कार्बन। हम आमतौर पर इसे इस तरह से जनरल अंदाज से लिखेंगे, सारे ऐसे अल्कोहल इस्तेमाल हो सकते हैं जो ये शर्त पूरी करें। ये शर्त क्या है? कम से कम 2 कार्बन, एक के पास OH और एक के पास HO, तो ये अल्कोहल क्वालिफाइड है फॉर द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ वाटर एंड यू हैव एनी एल्कीन। सही है? सो इफ दिस इज सपोज मैं इसे इथेनॉल बना रहे हैं, तो ये बन गया इथीन। बड़ा अच्छा लगा। हम देखा इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम, अगर मैं अल्कोहल यूज करूं 2-butanol एंड आई आस्क द सेम क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर एलिमिनेट हो गया, क्या बनेगा? तो अब हमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आ सकती है कि सर OH तो यही गया, इसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेना है ताकि डबल बॉन्ड आ सके। तो अब इसके बराबर में तो 2 अलग अलग है कार्बन, अगर हम इससे हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा एंड विल हैव 1 ब्यूटी, और अगर इससे हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, विल हैव 2 ब्यूटी। तो पॉसिबिलिटी है कि 2 चीजें बन सकती हैं। कौन सी चीज बनेगी और हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी चीज बननी चाहिए? तो 1 ब्यूटी भी लिख देंगे। टेक्निकली बनते 2, लेकिन एक बहुत ही कम बनता है, उसे माइनर कहते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा बनता है, हमें मेजर रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो अब इनमें से कौन सा मेजर होगा, उसके लिए हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल क्या कहता है? Cornicox. नहीं, Cornicox तो बोर्ड है, इस पे आके अटैच हो। Markovnikov is for the addition reaction, this is for the elimination reaction. This is called Sets-Dassault, और इसके मुताबिक हाइड्रोजन is always From carbon to removed from carbon containing less hydrogen. containing less hydrogen. तो इस हिसाब से आप हम 2 को देखें जिनके साथ कंपटीशन है लेफ्ट राइट, तो एक के पास 3 हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास 2 है वो हमारा सही टारगेट है, और हमारा मेजर प्रोडक्ट इस लिहाज से ब्यूटीन बनेगा। तो अब जितने ऐसे और एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे शुड फॉलो द सेम सेट्स रूल। तो जो हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी इसी का भाई है, तो उसमें भी यही रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा तरीका कहलाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब फिर वही बात है, हेडिंग का ट्रांसलेशन है डी रिमूवल के लिए, इसको रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड ना होगा तो पानी, हाइड्रो
हाइड्रोजन हेलोजिनेशन क्लोरीन हो गया। तो मैं हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करूं, किसमें से? ऑब्वियसली उसमें से जिसमें हेलोजन है वो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, इंडिया में। अच्छा, इसका मतलब है अब की दफा आपके पास ऐसा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो, एक के साथ हेलोजन हो और एक के साथ हाइड्रोजन। अब यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया था। ये जो एजेंट हम लोग लेते हैं ना, इससे मुराद होती है ऐसे केमिकल्स जो रिएक्शन करवाते तो हैं मगर रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। ठीक है ना, पार्ट तो है उनका, कंज्यूम नहीं होते, तो जितने शुरू में है उतने आखिर में, तो उनको हम एज ए रिएक्टेंट नहीं लिखते हैं, एरो पे लिखते हैं। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं, वो सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, वो कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, दे प्ले देयर रोल बट दे आर नॉट कंज्यूमिंग। ठीक है ना, तो वो एरो पे लिखे जाते हैं। और जो प्रॉपर रिएक्टेंट है, रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, एज ए रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ जो सब्सटेंस डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा वो प्रॉपर रिएक्टेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। कौन होता है स्ट्रॉन्ग बेस? अल्कली मेटल के बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीसियम। अब इसमें जो आसानी से अवेलेबल है या जो मशहूर है उन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बदकिस्मती से किताब में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया तो बेचारे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हमने ऐसे ही रोल किया हुआ है। The sodium hydroxide can also be used here equally. Lithium hydroxide, rubidium, cesium, ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग बेस से जब आप रिएक्शन करेंगे तो इस स्ट्रॉन्ग बेस में X को रिमूव करके अपना सॉल्ट बनाना है। स्ट्रॉन्ग बेस में मौजूद OH ने H के साथ मिलकर वाटर बनाना है और साथ में बनेगा एल्क। ये है हमारी पूरे प्रोसेस की आउटलाइन। एग्जाम्पल बनाते हैं इसकी। क्या है रफनेस? तो अगर मेरे पास है क्लोरोईथेन, अब वैसे तो मुझे CH3 लिखना चाहिए लेकिन सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये हाइड्रोजन भी जाएगा तो इसको मैंने ऐसे लिखा। एंड आई यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल KCl सॉल्ट, वाटर और इथीन वगैरह। इस रिएक्शन की खास बात है, when I say strong base, तो base अमूमन aqueous solution, and in this case we need alcohol. So that means it is in the presence of alcohol. Alcohol is the solvent. So that's why इसको हम कहेंगे alcoholic potash और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शॉर्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो अल्कोहलिक सोडा। ठीक है, सर जब अल्कोहलिक फ्लेवर्स एक साथ लिखते हैं डिहाइड्रोजनेशन के लिए तब एरो के ऊपर लिखते हैं। हमने कहीं लिखा? हमने ऐसे लिखवाया था। क्या फर्क पड़ता है मैडम? और वैसे भी हमको लिखना लिखाना है नहीं, वही लिख के देंगे आपको, तो देखना है। तो जब आप यहाँ लिख दें अल्कोहलिक पोटाश, तो भी अगर यहाँ अल्कोहल लिख दें तो कोई कयामत नहीं आ रही, समझ में आता है, कोई इशू की बात, इस छोटी छोटी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ अल्कोहल लिख दिया है तो भी बात पूरी होगी। समझ में आ गया क्या? हमें बस ये बताना है कि केओएच में अल्कोहल है, एक्वस नहीं है। क्यों बताना है? कि पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी आएगी अल्काइल हैलाइड्स को, अगर याद आ जाए अभी तो दो रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड्स के मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और एक elimination. Elimination always favors when we have non-polar solvent like alcohols, or substitution favors in aqueous solution. तो अगर मैं यहाँ फर्ज कर लें कि वो एक्वस यूज करता तो ये एक्सटेंड रिएक्शन होता, OH इधर आता, Cl इधर आता, अल्कोहल। ये एलिमिनेशन हुई इस अल्कोहल की वजह से कि हमने अल्कोहल पोटेशियम की, तो ये कहानी वहाँ है, अभी सी बात नहीं है। हाँ, इसमें भी हमें फैक्टर रूल इस्तेमाल करना है। अगर हम आपको 2-क्लोरो ब्यूटेन दे दें कि इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दें, तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड in the presence of alcohol can do the same thing
और अब की दफा सेट कैप्सूल के मुताबिक क्लोरीन के इस साइड वाला हाइड्रोजन जाएगा, सेम केस वहां था, और हमें 2 ब्यूटेन। तो ये दोनों रिएक्शन इस लिहाज से एक स्टाइल के हैं, ये रिलेशन है, और एक ही रूल को फॉलो करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स कहते हैं। फिन वही है एफिनिटी ओनली फॉर ऑयल। तो शुरू शुरू में जो हमने तमाम अल्कीन से डिराइव किए थे वो ऑयल से किए थे, दैट्स व्हाई ये ओलेफिन्स कहलाए। तो अब ये बात नेक्स्ट से पूछ सकते हैं। और फिर अल्कीन्स आर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। इनको भी पता अब उसके रिएक्शंस, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें डबल बॉन्ड होता है, उनके रिएक्शन है एडिशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब जो एडिशन इनमें होता है, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स पे हमला होता है, इसे तो कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे जो चीज भी अटैक करेगी वो इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रही है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। सो द रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहला कहलाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम रिडक्शन भी कहते हैं और हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तीनों नाम हमें बताओ। सबसे आसान है इस लिहाज से, इसको कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी। अल्कीन हाइड्रोजन ऐड करके बनाता है अल्कीन। इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन, तो इसलिए इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। लेकिन इसकी दूसरी बातें हैं, मसलन ये रिएक्शन कैटेलिस्ट की मौजूद है, और इसके सिलसिले में हमारे पास 3 ऑप्शन है, निकेल, प्लाटिनम और प्लाटिनम। पीरियोडिक टेबल देखें अगर आप, देखिए तीनों एक ही कॉलम में, एक ही फ्लोर पे हैं। तो प्लाटिनम और प्लाटिनम जरा महंगे हैं ज्यादा, तो प्रैक्टिकली इस रिएक्शन के लिए ज्यादातर निकेल सस्ते होने की वजह से इस्तेमाल होता है। सस्ता महंगा कौन करता है रिएक्शन? हाँ करते हो कोई रिएक्शन, क्या अमाउंट है उसकी? पैसे कमाने की भी तो बात सोचनी चाहिए ना, पढ़ना है आपने, आगे आगे कहीं इस्तेमाल भी ना हो ये चीजें, ऐसे ही हम पढ़ के बैठे हुए हैं। कोई सबसे अमीर रिएक्शन है ऑयल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एस्टर्स, इनमें कार्बन कार्बन की बहुत लंबी चीज होती है, इसमें डबल बॉन्ड। जब हम उनमें हाइड्रोजन ऐड करके उन्हें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते हैं, तो वो ऑयल से घी बन जाते हैं, फैट्स। जो वनस्पति घी होते हैं ना, तो वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से वो वनस्पति घी बनता है। छोटी मोटी इंडस्ट्री होती, सूफी वाले बनाते हैं,
खरबपति होगा ना, पैसे गिन नहीं सकते वो, इतने होगा उनके पास। तो ये पाकिस्तान की लीडिंग इंडस्ट्री में घर में बैठ के सिर्फ एड्स देखे ना, तो टीवी पे आते हैं, तो देखिए खासतौर पे जब रमजान आता है तो घी बनाने वाली कंपनियों के इश्तेहार कितने आते हैं, कितने हमारे हैं। ये सब भी सिर्फ एक प्रोसेस है। ऑयल हमें प्लांट से मिल जाता है, वेजिटेबल ऑयल है तो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। हम उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसमें निकल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। इसको फिर बाद में रिमूव करना होता है। फोटो के जमाने में एक दफा 1970 में मैं भी सब बच्चा था, एक स्कैंडल ये हुआ था कि हमारी घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान होती थी, उन्होंने इलिमिनेशन करने में गलती कर दी निकल को। तो उनके बनाए हुए घी के डब्बों में निकल के बारीक बारीक जर्रे थे, जो खाते हुए गले में फंसे थे, कैंसर हुए थे। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। फिर उसके बाद से वो घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को प्राइवेटाइज किया गया कि भाई ये लोग तो सही नहीं कर पाए। तो निकल की जो शक्ल हम इस्तेमाल करते हैं पाउडर, उसको कहते हैं रैनी। ये हम नाम की बात होती, पाकिस्तान तो ऐसी मैंने बता दी, ठीक होगी बात। तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। प्रैक्टिकली ज्यादातर निकल इस्तेमाल होता है, और उसकी जिस पाउडर फॉर्म को यूज करते हैं उसका नाम है रैनी निकल। एक बात। दूसरी बात, इसी तरह का दूसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 था, अब X2 है। अच्छा, इसमें क्या होगा जनाब कि अगर मेरे पास अल्कीन है और मैं उसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐड करता हूं, तो प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो कहलाएगा विसिनल डाइहाइड्रोजन। और सारी चीजें समझाने वाली हुई। पहली बात, अल्कीन अगर मैं एग्जाम्पल ले आऊं, इथीन ऐसे हो गया, इसमें कोई भी हाइड्रोजन सपोज क्लोरीन ऐड कर दूं, तो डबल बॉन्ड खत्म हुआ और दोनों कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन है। इस तरह जो चीज बनी वो कहलाती है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। आईयूपीएच की में लेकिन केमिस्ट्री ने कहा, पहली बात इसमें दो हेलोजन है तो डाइहैलाइड। अगर दो हेलोजन दो एडजेसेंट कार्बन्स पर हो, पड़ोसी कार्बन्स पर हो, तो वो विसिनल कहलाते हैं। विसिनल का मतलब होता है करीबी। अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो वो विसिनल नहीं कहलाए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, जर्मिनल। और अगर ऑल्टरनेट पर हो तो कुछ भी नहीं कहलाएगा, कहेंगे बस ये डाइहैलाइड है, ठीक है। तो अब यहाँ बन रहा है विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, अब सबसे नया बात, इस रिएक्शन के लिए किसकी जरूरत है, रूम टेम्परेचर पर। अलबत्ता डिफरेंट हैलोजेंस की रिएक्टिविटी में फर्क है। सबसे क्विक एडिशन फ्लोरीन का है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमीन का है, और सबसे स्लो है आयोडीन का। इस तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी, ये ऑर्डर वाली कहानी आपसे बहुत पूछेंगे। The reactivity of halogen for the double bond of alkene is this. And the reason is ये ना, हम कोई कह दे कि मैं पूछूं फ्लोरीन ऐड हो जाता है, तो फट से जवाब क्या आता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या ताल्लुक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका ताल्लुक इस बात से है कि जब ये एडिशन होता है तो फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का एटम है, यानी इसलिए अकोमोडेट विद टू कार्बन। जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ रहा है, ऐसी टेंटेटिव ये अगर इतना है, लेकिन कुछ इमेजिन करें ना, दो कार्बन साथ जुड़े हुए, कार्बन का एटम ऐसा हो, इसके साथ इतना बड़ा आयोडीन लग गया तो दूसरे की जगह बची। दूसरे के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ट्रांस, ऊपर जाए, एक ही साइड से नहीं आ सकता। बाकी सारे हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड हो सकते, जगह है, इसकी बड़ी साइड की उससे जगह नहीं है, तो इसलिए आमतौर पर आयोडीन का एडिशन स्लो होता है। हमें इथेनॉल सॉल्वेंट भी यूज करना पड़ता है काफी बार ताकि इसका एडिशन हो सके, लेकिन फिर भी सबसे स्लो इसी का होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। तो यहाँ साइज डज मैटर। अब आ जाए, इन दोनों की खास बात ये है कि ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं होमोन्यूक्लियर एडिशन, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया जिनका ताल्लुक एक ही एलिमेंट से था। H और H H2, X और X X2। अब हम जो कर रहे हैं वो हेड्रोन्यूक्लियर है, दो अलग अलग एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स के। तो हमारा तीसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, दिस इज HX। this is, H X। this is, 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 this is,
तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, इसमें क्या हिसाब है। मतलब वो ऐसा कर देते हैं अच्छा अब देखिए इसमें है अल्कीन और इसमें एच एक्स ऐड होगा तो ये सिंपल अल्काइलाइड्स बनेंगे। अगर मेरे पास है इथीन एंड HCl, it simply give me chloroethane, तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन इसके दूसरे इशूज हैं। सबसे पहला ये है कि अब चारों हाइड्रोजन एसिड हैं, HF, HCl, HBr, HR, इनका ऑर्डर, तो इनका ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। HF का एडिशन सबसे स्लो है, HCl दूसरे नंबर पर, HBr तीसरे नंबर पर, सबसे फास्ट प्रति दफा HR है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर एग्जैक्टली अपोजिट। रीजन अब साइज का इशू नहीं है, क्यों? आयोडीन बहुत बड़ा होगा लेकिन दूसरा जो एटम उसके साथ है वो तो हाइड्रोजन है, सबसे नन्हा डॉट। तो एक आयोडीन ने जितनी भी जगह घेर ली, हाइड्रोजन की जगह तो बनी जाएगी, तो नन्हा बच्चा कहीं नहीं चल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो इसलिए साइज का कोई डिसएडवांटेज नहीं रहा। अब इशू आ गया, क्योंकि ये डिसिमिलर एलिमेंट है तो यहाँ पोलैरिटी का HF सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका, और हाइड्रोजन का बॉन्ड हाईली पोलर है, आसानी से नहीं टूटेगा। और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका बॉन्ड इंतहाई मामूली सा पोलर है, फौरन टूट जाए। तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वही जल्दी ऐड होगा, तो इसलिए यहाँ HI जल्दी ऐड होता है, ये फिर से ऐड होता है। हमें तो फिर अपनी ऑर्डर ही याद करना है इसमें। अच्छा यहाँ है वो जिसको आप याद कर रहे थे। अगर मैं प्रोटीन में एडिशन करवाता हूँ HCl का, तो यहाँ ये इशू आएगा कि अब मैं हाइड्रोजन किस कार्बन को दूं और क्लोरीन किस कार्बन को। क्योंकि अगर क्लोरीन इधर आया तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, इधर आया तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। सो यहाँ पर एडिशन में जो रूल है वो है मार्कोनी ऑफ्स। तो जो मार्कोनी ऑफ्स है वो ये कहता है इन एडिशन रिएक्शंस negative part is added to carbon containing less number of hydrogen। तो आपको सिर्फ ये अंदाजा हो कि जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है उसमें नेगेटिव कौन है, हेलोजन एसिड। जब आप यूजर्स कहते हैं तो ये बदल जाते हैं, एसिड में H पॉजिटिव होता है और दूसरी नेगेटिव होती है। तो चूंकि क्लोरीन नेगेटिव है, शुड अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन्स में ये CH2 है, ये CH है, तो हमें मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। दैट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह का चौथा रिएक्शन भी इसी का भाई है, 2 होमोन्यूक्लियर है तो 2 हेटेरोन्यूक्लियर है। वो है एडिशन ऑफ वाटर, जिसको आप कहेंगे अब हाइड्रेशन। तो जब आप अल्कीन में वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड तो वापस अल्कोहल बना देता है। तो ये उसी रिएक्शन का रिवर्स होगी, सिर्फ अल्कोहल से अल्कीन बनाना। तो होता ये है कि अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, एंड इफ इट इज डाइल्यूट तो फिर ये वाला है। तो इसका मतलब है ये टेक्निकली रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंट्रोल होता है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इसमें भी यही रूल लगेगा जहां इस्तेमाल करने की जरूरत हो, कि अगर फर्स्ट कर लीजिए आपके पास प्रोटीन है और आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी-कॉक्स रूल पानी में H प्लस होता है, OH नेगेटिव होता है। तो OH उस कार्बन से लगेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है और हमें मिलेगा 2 प्रोटॉन। तो 2 होमोन्यूक्लियर, 2 हेटेरो। पांचवा रिएक्शन है तो एडिशन पर थोड़ा स्पेशल रिएक्शन है, वो है एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर।
हमारे स्पेशल है तो एडिशन मेरा स्पेशल इस सेंस में है कि देखिए जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें तो कुछ रिएक्शंस की एक अलग से अहमियत है और वो रिएक्शंस जिनके दौरान कोई ऐसा फिजिकल चेंज आए जो हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने एक गिलास पानी का रख के मैं कहूँ साबित कीजिए कि ये एसिड है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे तो चेक करें इसमें एक्स प्लस साइन होंगे, नजर आते हैं नहीं। अगर डेफिनेशन तो सही है ना, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। मैं इस वक्त आपसे एसिड की वो मूवी पूछ रहा हूँ जो मैं देख सकूं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। तो आप फौरन कहेंगे सर या तो लिटमस पेपर ले आए, इसमें डिप करें, रेड हो गया तो ये एसिड है, ब्लू हो गया तो बेस है, या फिनोक्सिलिन ले आए, मिथाइल ऑरेंज ले आए, दे विल गिव यू अ डिस्टिंक्ट कलर हियर, तो आपको पता चल जाएगा। इट मींस आई नीड अ पर्टिकुलर रिएक्शन जो नजर आता हो या दिखाई देता हो, ऐसे बॉल हो जाए, मैं सूंघ लूं, ऐसे कुछ हो जाए। तो हमने जितने रिएक्शन अभी किए हैं उसमें इस रिएक्शन की ये इंपॉर्टेंस है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन गैस डिजोल्व इन वाटर, इसका कलर होता है ऑरेंज। ब्रोमीन का अपना कलर रेडिश ब्राउन है, लेकिन जब वो डिजोल्व हो जाती है पानी में तो उसका कलर ऑरेंजिश रेड होता है, तो ये ऑरेंज कलर का है। अगर हम इसे अल्कीन में डालें ड्रॉप वाइज प्रॉपर से, तो चूंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके उसे खत्म कर देगा, तो हमारी नजरों के सामने वो ऑरेंज कलर सोल्यूशन एकदम गायब disappear हो गया। तो decolorization of bromine water proves that your compound contains pi bond. Either it could be alkene और alkyne भी हो सकता है, वो बाद में आएगा। अल्केन में ये खूबी नहीं है, तो अगर कभी हमें ये डिस्टिंक्शन करना हो कि the given compound is saturated or unsaturated, whether it contains pi bond or not, so this is the test for the identification. तो ये है basically identification of double bond. फिर आपने कलर के बारे में क्या बताया? ऑरेंज ब्रोमीन लिक्विड है जिसका एक्चुअल कलर है रेडिश ब्राउन। जब उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज या ऑरेंजिश रेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन कितना ब्रोमीन डालते हैं, तो इसलिए हम बेसिकली ऑरेंज है। तो यही जुमला है, याद रखना है, ब्रोमीन वाटर इज ऑरेंज इन कलर एंड विल decolorize with alkene। तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर द आईडी ऑफ अल्कीन्स या डबल बॉन्ड। तो एडिशन के लिए अगर फर्स्ट कीजिए इथीन मेरे पास है एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद ब्रोमीन वाटर, दैट इज ब्रोमीन एंड वाटर, तो डबल बॉन्ड खत्म होता है, एक कार्बन के साथ Br और एक के साथ OH लगता है और साइड प्रोडक्ट बनता है HBr। दिस इज 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल। ये हो गए एडिशन के 5 रिएक्शन। अब आखिरी 2 स्पेशल है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। उसमें से छठे नंबर पर है इको ऑक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सी साइक्लिक ईथर को कहते हैं, जो यहाँ बन जाता है। तो अगर मेरे पास फर्स्ट कर लीजिए इथीन है और मैं इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा, तो डबल बॉन्ड खत्म होगा और ऐसे साथ, तो इसको हम कहते हैं इपॉक्साइड। खास बात यह है कि दिस शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सब जानते हैं, CH3COOH होता है, ये है पर एसिटिक एसिड, एक फोर्थ एक्स्ट्रा होगा। पर एसिटिक एसिड इज दिस, यानी CH3C ट्रिपल OH, COOH C ट्रिपल OH, वो कहलाता है पर एसिटिक एसिड। ऐसा कीजिए। हाँ, ये इसकी प्रेजेंस यानी कैटलिस्ट समझ लीजिए स्टेशन पर एसिटिक एसिड। अच्छा, तो अगला है आखिरी हमारा रिएक्शन, वो है ओजोनोलाइसिस is the breaking of any compound in the presence of ozone। तो अगर तेरे पास इथीन है
ऐसे लिखूंगा मैं ऐसे, और अच्छी तरह नजर आएगा क्या हो रहा है। और ओजोन से नीचे, सबसे पहले ये ओजोन हमारे कार्बन के दरमियान मौजूद दोनों बॉन्ड तोड़कर एक अनस्टेबल ओजोनाइड बनाता है। उस ओजोनाइड का स्ट्रक्चर ये होता है कि कार्बन के दोनों बॉन्ड टूटे और 3 ऑक्सीजन इस तरह उसके साथ में, जबकि जो हाइड्रोजन लगे हुए थे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी। अब इस सब्सटेंस का रिएक्शन हम, या ओजोनाइड का रिएक्शन हम जिंक से करवाते हैं। तो जिंक इसमें मौजूद 3 में से 1 ऑक्सीजन को अपने साथ मिला देता है, जिंक ऑक्साइड। जिसकी वजह से अब क्या होता है कि ये सब जो ऑक्सीजन गया और यहाँ से ये कंपाउंड टूट गया, और ये जो बॉन्ड टूटा है इसने इधर डबल बॉन्ड बनाया, इसने इधर डबल बॉन्ड बनाया। तो क्या चीज बन जाएगी आपकी नजरों के सामने? मीथानल के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 moles ऑफ मीथानल। ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप भी तो है ना, वो रोजनाइड होता है। सिर्फ ये होता है, इससे ज्यादा तफसीलात की ना आपको जरूरत है और ना कोई यहाँ बुक में भी लिखी हो। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी भी अब जरूरत नहीं है, ये जब थ्योरी थी जब सोचते हैं। अभी सिर्फ इस बात को याद रखना है, इथीन ऑक्सीजन से मिला, इंटरमीडिएट ओजोनाइड बना, हमें मिला नहीं। ठीक है, और जो इस चीज पर तवज्जो देनी है वो कब आए, वो क्या है? इससे मैं तमाम एल्डिहाइड्स और तमाम कीटोन्स बना सकता हूँ। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये क्या है। अगर दोनों जगह हाइड्रोजन है जैसे अभी था, तो मीथानल मिल गया। फर्ज कीजिए इसमें से एक में अल्काइल ग्रुप और एक में हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड मिलेगा। कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जो आगे वाला है, यानी दो से इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। अगर दोनों जगह लगा और एक सर नहीं नहीं, मैं तो जो बात कर रहा हूँ दोनों तरफ मैं एक ही काम कर रहा हूँ, फल मिलेगा एक, एक कीटोन में। तो ये